दिसंबर 2026 के अटेम्प्ट के लिए हमारे पास सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। आई नो, अभी तक यूजीसी नेट की जो आंसर की है, जो जून वाला एग्जाम हुआ था, वो नहीं आया है। बट स्टिल, जब आप एग्जाम देके निकलते हैं, आपको पता लग जाता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और देयर आर 50-50 चांसेस, तो प्लीज आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब सिर्फ 5 महीने रह गए हैं हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और सिलेबस बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट इससे ज्यादा बेटर हो, जो आपको क्वालिफाई कर सके एग्जाम, ताकि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ना खड़े रहें, आप एक सेफ स्कोर अचीव कर सके, ताकि आप 100% श्योर हो जाए कि इस बार तो मेरा अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे दोबारा अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो दिसंबर के लिए अटेम्प्ट देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर का मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारे पास यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें हमारे पास दो पेपर्स होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, जिसमें हमारी 10 यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे हमसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 marks ईच, विच अकाउंट्स टू 100 marks। जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी आपने जिसमें अपनी मास्टर्स की होती है, जिस सब्जेक्ट में, पेपर 2 आपका वही होता है, चाहे वो कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, जो भी है। यहाँ पे हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन, 2 marks फॉर ईच क्वेश्चन, विच अकाउंट टू 200 marks। यानी अगर इन टोटालिटी देखा जाए तो मेरे पास 150 क्वेश्चंस हैं और 300 मार्क्स होते हैं। जो टाइम लिमिट हमें दिया जाता है एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, वो 3 आवर्स होता है, यानी 180 मिनट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। आपको अगर 5 मंथ्स में यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना है तो हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible to crack the exam, but provided certain conditions, certain factors are there, like there should be a proper plan, there should be a proper strategy जो आप फॉलो करेंगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, आपको एनालिसिस ऑफ योर मॉक टेस्ट, ऑफ योर पीवाईक्यूज वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यानी आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं और आपको जो आपके मॉक टेस्ट्स हैं, आपको वो भी करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर योर एग्जाम टू गेट क्लियर्ड। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, एक टाइम टेबल है, एक स्ट्रैटेजी है, आप क्लियर माइंडेड, मतलब आपका जो माइंड है वो एकदम क्लियर है, आपका जो गोल है वो फोकस्ड है कि मुझे इन आने वाले 5 महीनों में क्या करना है, तो आपका एग्जाम निकल सकता है। देखिए, अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, फॉर पेपर 1 दीज आर द 10 यूनिट्स जो हमें पढ़ने होते हैं। टीचिंग, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। और ये जो 10 यूनिट्स होते हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं। अब क्योंकि मेरा जो पेपर 2 है वो मैनेजमेंट है, so this is the syllabus, or these are the 10 units for management. The very first unit is management principles and economics. सेकेंड हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है। थर्ड में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस आते हैं। फोर्थ में हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फिफ्थ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस है। देन वी हैव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, statistics and operation management, international business, information technology, and the last is entrepreneurship development.
मैनेजमेंट के जो 10 यूनिट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक यूनिट एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं करता है। अगर आपको पेपर 1 में मैनेजमेंट दिख रहा है, ओबी भी दिखेगा, इकोनॉमिक्स भी दिखेगा, पेपर 2 में आपको ओबी भी दिखेगा, एचआरएम भी दिखेगा, थर्ड में आपको एचआरएम भी दिखेगा, आईआर भी दिखेगा, तो बहुत ओवरलैपिंग है। इसीलिए जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको 5 मंथ्स का प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी, मतलब ब्रेकअप बताऊंगी कि आप हर एक महीने को कैसे टैकल कर सकते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स आपके जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो, आपके नोट्स रिवाइज हो, आप मतलब कॉन्फिडेंट फील करें जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आप अपना 100% देकर आए। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जेसी एकेडमी आपके लिए एक कंप्लीट फाउंडेशनल कोर्स लाया है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट। कॉम्बो ऑफर है, जो क्लासेस है दे आर लाइव एंड रिकॉर्डेड इन नेचर। आपको कोई भी डाउट है आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको खाली पेपर 1 पढ़ना है, जो मैं और ऋषभ सर पढ़ाते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड मिलेंगी, बाइलिंगुअल इन लैंग्वेज मिलेंगी। इस गिवन नंबर पे आप कॉल करके अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, आप वो पूछ सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मंथ, जहां पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट मंथ में अभी क्या चल रहा है? अगस्त। तो अगस्त में आपको 50% ऑफ पेपर 1 एंड 40 to 45% ऑफ पेपर 2 कंप्लीट करना ही करना है। यानी आपको कुछ पॉइंटर्स दिमाग में रखने हैं, जैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे आप पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते हैं। प्लीज टेक अ प्रिंट ऑफ द सिलेबस। मैं हमेशा बोलती हूँ, टेक अ प्रिंट ऑफ सिलेबस। फोन में है, पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट है, नहीं चलेगा। आपके हाथ में एक जो सिलेबस है ना, वो होना ही होना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। देन सेकेंड पॉइंट आप जो कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट मंथ में, दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ easy topics and scoring ones। मतलब आपको जो लगता है इजी है, जैसे आप अगर आपको फॉर एग्जांपल टीचिंग इजी लगता है, आपको कम्युनिकेशन इजी लगता है, किसी किसी को मैथ्स इजी लगता होगा, तो आपको जो इजी लगता है ना, आप उससे स्टार्ट कीजिए, और जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उन यूनिट्स के, आप उनको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर द थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड नॉट मेमोराइजेशन। ठीक है, आपको रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, मेमोराइज नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना है, कि जब आप पढ़ रहे हैं या आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, आप रट्टाफिकेशन नहीं मार रहे हैं। एंड द लास्ट इज मेक कंसाइज नोट्स फॉर रिवीजन। सो रिवीजन के लिए आपको कंसाइज नोट्स साथ साथ बनाने हैं। तो आप ये सारी चीजें फर्स्ट मंथ में कर सकते हैं, जहां पे आपका जो टारगेट है, टारगेट शुड बी कि आपका जो पेपर 1 का 50% सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है, और पेपर 2 का 40 से 45% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। देन सेकेंड मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। देखिए, मैं नहीं बोलूंगी कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाइए, नहीं। आपको एक बार पूरा सिलेबस पढ़ के जाना ही पड़ेगा, विदाउट दैट देयर इज नो इफ एंड बट। सो आप पेपर ये सेकेंड मंथ में, जो कि है हमारा सितंबर मंथ, उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, रिमेनिंग यूनिट्स रह गए फ्रॉम बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, आप उसको कंप्लीट कीजिए। देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारे जा रहे हैं, क्योंकि आप रट्टा मार के जाएंगे भी ना, आप एग्जाम में वो भूल जाएंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। देन यू हैव टू कंटिन्यू रिवाइजिंग योर नोट्स।
अपने नोट्स को आपने रिवाइज करते रहना है, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। एंड द फोर्थ इज कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिएगा प्लीज। ये नहीं एक दिन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, फिर एक दिन पढ़ रहे हैं, फिर 4 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सेकेंड मंथ में ये कर सकते हैं, आपने अपना कंप्लीट करना है सिलेबस पूरा, जो जो लिखा है सिलेबस में हर एक वर्ड आपके नोट्स में ऐड होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करनी है, रटाफिकेशन नहीं मानना है, अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं साथ साथ में वो रिवाइज करते जाना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। थर्ड मंथ जो कि है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, नाउ लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स थ्रू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के साथ मतलब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो आप उनको पीवाईक्यूज के साथ ही पढ़ते रहिए, उनको याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब पीवाईक्यूज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो क्या होता है, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। इसीलिए हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये आपको आपका एग्जाम पैटर्न समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आप एक एरर नोटबुक बनाएंगे और उस एरर नोटबुक में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स गलत हुए हैं, गलत कॉन्सेप्ट्स उनको लिखिए, या जो आपको लगता है मेरे वीक कॉन्सेप्ट्स आप उनको लिखेंगे। और वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और ये जो एरर नोटबुक है ये एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं आपको क्या पता लगता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फिर आपने इम्प्रूव करना है कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन को। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्रूव करना है कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, कि क्या जो आपने पढ़ा है क्या आप उसको किसी सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर एग्जाम हमारे 100 बच्चे देते हैं तो 100 के 100 बच्चे टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ के जाते हैं, बट अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर दूं सिचुएशन बेस्ड पे कि ऐसे ऐसे कोई टीचर है वो चाहता है कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो, या कोई स्कूल लेवल का प्रॉब्लम है वो सुधारना चाहता है, तो कौन से टाइप का रिसर्च होगा। पढ़ के सब गए हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन सा टाइप है जो उस सिचुएशन पे अप्लाई हो सकता है, देयर इज नो फन। इसीलिए पीवाईक्यूज आपकी कंसेप्चुअल एप्लीकेशन को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की कर सकते हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज एंड रिव्यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बिना तो सारा खेल वेस्ट है। सो अक्टूबर में आप ये सब चीजें कर सकते हैं। जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप अगर कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो आप पीवाईक्यूज के थ्रू ही पढ़ेगा। सबसे पहले 2 महीनों में आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर एक एरर नोटबुक लगानी ही लगानी है, मैंने भी लगाई थी, ठीक है आप भी लगाएंगे। और अपने अपनी कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन को भी इम्प्रूव करना है कि क्या मैं उस गिवन टॉपिक को या उस गिवन यूनिट को अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल एनटी क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट्स जैसे हमारे पास टीचिंग प्लस हायर एजुकेशन का कोई सिचुएशन बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है और ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसपे मुझे अब अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो थर्ड मंथ में आप ये सब कुछ करेंगे। फोर्थ मंथ आता है फिर हमारे पास नवंबर। नवंबर में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवीजन के ऊपर फोकस रखना है, प्रैक्टिस करने हैं जितने ज्यादा हो सके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके मॉक्स प्लस एनालिसिस तो करना ही करना है, वो तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स रिवीजन, उस पे भी आप
फोकस करेंगे ही करेंगे। सो आप 4th मंथ पे अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, इन सब चीजों पे देंगे। देन वी हैव द लास्ट मंथ विच इज दिसंबर। दिसंबर में अब आपने क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा टाइम टेबल था, नॉट टाइम टेबल आई वुड से, बट मेरा एक प्लान था जो मैंने फ्रेम किया था। देखिए, जैसे मैंने एक दिन टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट पढ़े और एक दिन मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर मैंने उसके क्वेश्चंस किए। पीडीई का एक दिन रखा, एक दिन मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगी, एक दिन, क्योंकि पीडी थोड़ा वास्ट है तो मैंने उसको बाइफर्केट कर दिया 4 दिन में, कि लेट्स से 2 दिन मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े और 2 दिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। सेम गोज फॉर मैनेजमेंट, कि एक दिन ओबी के कॉन्सेप्ट्स सारे रिवाइज किए, फिर एक दिन क्वेश्चंस किए। ये आपको ऐसा कुछ अपने लिए बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे लिए, ये मेरा मतलब प्लान था, दिस वाज माय प्लान। आप अपने हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। अब लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कम से कम भी 8 से 10 घंटे की क्वालिटी स्टडी करनी ही करनी है। आई एम सेइंग क्वालिटी स्टडी, 8 to 10 hours। एंड मैनिफेस्ट सक्सेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मैनिफेस्ट करनी है सक्सेस। तो आपको लास्ट जो दिन आपको मिलते हैं, आपने क्या करना है, खुद को फोकस रखना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में ज्यादा नहीं भटकना है, कंसिस्टेंट रहना है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, क्वालिटी स्टडी जो हम बोलते हैं वो करनी है, और आपको सक्सेस मैनिफेस्ट करना है। अब अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी में यहीं पे लिख देती हूँ मैं, थिंग्स टू अवॉइड। थिंग्स टू अवॉइड, आपको क्या नहीं करना है इन लास्ट मंथ में, तो स्पेशली आपको क्या चीज नहीं करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, न्यू टॉपिक्स आप नहीं पढ़ेंगे, आप कंपैरिजन नहीं करेंगे खुद को दूसरों के साथ, क्योंकि मे बी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और मे बी जो आपका फ्रेंड है वो एक बार पढ़ चुका है सिलेबस और वो दोबारा पढ़ना चाह रहा है, सो आप कंपैरिजन नहीं करेंगे। थर्ड इज, रैंडमली स्टडी नहीं करेंगे आप। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया कुछ भी पढ़ लिया, नो। आपका आपके पास एक प्रॉपर, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि आपने एक ऐसे प्लान बना लेना एक प्रॉपर, और उसके हिसाब से यू हैव टू फॉलो द प्लान। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपको प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, ठीक है। अगर आप ये 5 महीने डेडिकेटली खुद को दे रहे हैं, आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे से, सो आई एम 100% श्योर कि जब आप एग्जाम देने आएंगे आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि काश मैंने और थोड़ा पढ़ लिया होता। सो आप रैंडमली स्टडी नहीं करेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज, मल्टीपल सोर्सेज, इधर से भी उधर से भी, ये भी पढ़ लिया उसका भी पढ़ लिया, ये आप नहीं करेंगे। प्लीज पीडीएफ्स कलेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़िए, पीडीएफ्स कलेक्ट नहीं कीजिए, इधर की भी पीडीएफ मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जितना है पर्याप्त है, उसी में पढ़ेंगे आप। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, यू हैव टू अवॉइड देम। अब देखिए, पेपर 1 में मैंने आपको बताया आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए 40+ क्वेश्चंस फॉर जेआरएफ। मैंने हमेशा बोला है, बच्चे पेपर 1 को बहुत लाइटली लेते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, 10 दिन में 15 दिन में कर लेंगे, और फिर जो उनके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 30 से 32 के बीच में ही रह जाते हैं, और अगर उनका पेपर 2 बहुत अच्छा है तो वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, नहीं तो वो पीएचडी ओनली में अटक जाते हैं। अगर आपको जेआरएफ चाहिए, आपके पेपर 1 में 40+ क्वेश्चंस करेक्ट होने ही होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। पेपर 2 आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, मेक अ टारगेट ऑफ 75+ क्वेश्चंस करेक्ट। तो अगर हम उस हिसाब से मार्क्स बनाएंगे, तो अगर आपके 80 और ये 80 मार्क्स बन रहे हैं और 150 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके 230 मार्क्स बन रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी सेफ स्कोर।
इट इज एक्चुअली अ वेरी सेफ स्कोर, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि कौन से सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ जाता है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट तो ये बहुत सेफ स्कोर है। तो आपको ये टारगेट करके चलना है कि आपके पेपर वन में कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने ही होने चाहिए। मेक अ फर्म बिलीफ, मेक अ फर्म डिसीजन कि मुझे पेपर वन में कम से कम भी 40 प्लस क्वेश्चंस ठीक करने ही करने हैं, और पेपर टू में मेरे 75 नहीं तो 75 प्लस क्वेश्चंस ठीक होने ही होने चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक फिर बहुत ही ज्यादा सेफ स्कोर में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत आपको डिटेल्ड प्लान बताया है इन 5 महीनों का। अगस्त चल रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी, आज 4 अगस्त है। प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, डोंट वेट फॉर आंसर कीज, क्योंकि आप सोचिए कि आपके जून में एग्जाम खत्म हुए थे, जुलाई हो चुका है, 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका है वेट करते करते, और ज्यादा डिले मत कीजिए। आपको कोई भी डाउट होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड वंस अगेन अ क्विक रिमाइंडर, जेसी एकेडमी आपके लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लाया है फॉर पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट। आपको कोई भी डाउट है आप इस गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। दिस इज फॉर पेपर वन ओनली। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग द कोर्स, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। आपको किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं या ऋषभ सर उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। सो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अब इस जो ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, जो प्लान बनाया, अब इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपका जो दिसंबर अटेम्प्ट है वो आपका नेट या जेआरएफ वाला अटेम्प्ट बन जाए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।